हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी नब। और आज हम बात करेंगे स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के सेकंड एपिसोड के बारे में। आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। मई 1982 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था और हर्षद के घर की हालत बुरी हो रही थी और उनकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि हर्षद के भाई अश्विन की बीवी को पार्लर में जॉब भी करनी पड़ रही थी घर चलाने के लिए। अश्विन अपनी बीवी को बताता है कि उसको एक जॉब मिल रही है, लेकिन वो श्रीलंका में है और वो उस जॉब को करने के लिए सच में सीरियस है। उसकी बीवी उसे समझाती है कि अभी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर्षद और उसके भाई को 10 लाख का लॉस हुआ है, जो कि उस टाइम पे एक छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट। हर्षद इन 10 लाख में से ऑलरेडी 3 लाख तो चुका है, लेकिन अभी भी 7 लाख पेंडिंग है। उस ब्रोकर का कर्जा उतारने के लिए हर्षद और अश्विन अपने पापा के साथ उसके ऑफिस में जाते हैं और लोन चुकाने के लिए घर का सोना और घर के पेपर्स को गिरवी रख देते हैं, क्योंकि ब्रोकर उन पर भरोसा करता है। वो उनके घर के पेपर्स नहीं लेता और वो कहता है कि वो लोग बाकी का पैसा धीरे धीरे कर चुका सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड ही रखेगा। हर्षद अपने लॉस को लेकर टेंशन में रहता है। एक दिन वो रात में अकेला बैठा रहता है, तब उसके पापा उसके पास आते हैं और उसको समझाते हैं कि वो कोई और काम देख ले, लेकिन हर्षद उनसे कहता है कि वो स्टॉक मार्केट को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और उसी रात उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अपने पापा की डेथ के कुछ दिन बाद हर्षद और अश्विन BSE के बाहर बैठे रहते हैं, जहां हर्षद न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो देखता है कि टेल्को और जेनिथ का शेयर ऊपर गया है और वो अपने भाई से बोलता है कि उसे पहले ही पता था कि ये दोनों शेयर्स ऊपर जाएंगे। अगर वो ट्रेड कर पाता तो इन पे जरूर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता। पर अश्विन अपनी श्रीलंका वाली जॉब के बारे में सोच रहा था और वो उसके बारे में हर्षद को बताता है। हर्षद ये सुन के थोड़ा उदास हो जाता है और उसको वहां जाने के लिए मना कर देता है। हर्षद उससे कहता है कि उसे समझ तो है और वो लोग मार्केट में अच्छा कर भी सकते हैं। वो बताता है कि उसने एक शेयर की उठक पटक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। पर अश्विन उसे बताता है कि पेपर ट्रेडिंग और रियल लाइफ ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा अंतर है। हर्षद उसको कहता है कि अगर उसके पास थोड़े और पैसे होते तो वो रियल में ग्राउंड पे उतर के खेलता और सारे के सारे स्टॉक्स पे बहुत सारा प्रॉफिट कमाता। तभी वहां हर्षद का एक दोस्त आ जाता है और उसको थैंक्स बोलता है। हर्षद जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसको बताता है कि जो टिप हर्षद ने उसको कुछ दिन पहले दी थी वो उसके सच में बहुत ज्यादा काम आई और उसने उस टिप से बहुत सारे पैसे कमाए। उसका दोस्त उससे बताता है कि अगर हर्षद के पास लगाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हर्षद उनको टिप्स लगातार देता रहे ताकि उनका तो प्रॉफिट बना रहे। इस बात को सुनकर हर्षद को एक आइडिया आता है, क्योंकि ये लोग मार्केट में पैसे तो लगा नहीं सकते। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग खुद की एक कंसल्टेशन फर्म चालू करेंगे। वो अपने भाई के साथ एक कंसल्टेशन फर्म चालू करता है जिसका नाम ग्रो मोर कंसल्टेंसी होता है। हर्षद और अश्विन अपनी नई फर्म का आइडिया लेके अपने पहले क्लाइंट, जो कि एक CA है, उसके पास जाते हैं। यहाँ ये बंदा नई कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डरता है, तो हर्षद वही चालू हो जाता है। वो अपने भाई अश्विन को बोलता है कि वो उसे ऐसे लोगों के पास क्यों लाया है जिन्हें इन्वेस्टिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात पर ये दोनों झगड़ने लगते हैं और तभी अश्विन बोलता है कि वो उसके नए क्लाइंट के साथ उंगली क्यों दे रहा है। इन्हीं बातों में अश्विन हर्षद को बताता है कि उसके पास ऑलरेडी एक 4.5 लाख का क्लाइंट है। अब ये सुन के इस CA के कान खड़े हो जाते हैं और ये इनकी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस के बाहर जब हर्षद अपने भाई अश्विन से उस 4.5 लाख के क्लाइंट के बारे में पूछता है तो अश्विन उसे बताता है कि ये पैसे उसके ससुर जी के हैं जो उन्होंने उसे दिए हैं। अब यहाँ से हर्षद के ऊपर चढ़ने का सफर शुरू हो जाता है। अब अश्विन और हर्षद अपनी पुरानी पेमेंट सेटल करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट फिर से चालू करवा देते हैं और उसी ब्रोकर के यहाँ सब ब्रोकर बनके काम शुरू कर देते हैं। हर्षद अपनी कंपनी के ऑफिस के लिए वही ऑफिस रेंट पे लेता है जहाँ कभी उसके पापा अपना टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे। वो जगह इतनी अच्छी तो नहीं है, पर शुरुआत करने के लिए ठीक है। एक दिन हर्षद सुबह सुबह बहुत सारी चाय पत्ती लेके आता है। ये देखकर अश्विन उससे पूछता है कि वो इतनी सारी चाय पत्ती का क्या करेगा। तब हर्षद उसे बताता है कि अब वो लोग चाय पे इन्वेस्ट करेंगे। अश्विन को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि चाय पे वो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तब हर्षद उसे बताता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय अफ्रीका में उगती है और सेकंड नंबर पे श्रीलंका पे और इंडिया का नंबर आता है 4th। हर्षद बताता है कि इस बार अफ्रीका में बारिश बहुत कम हुई है
और इसी वजह से चाय की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई तो हो नहीं पाएगी, तो इंडिया में चाय के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे और इस तरह चाय की कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब वो लोग अपनी कंपनी के लिए एक टाइपराइटर को अपॉइंट करते हैं। ये लोग सिर्फ उन्हीं बंदों को लेते हैं जिनके पास खुद का टाइपराइटर है, क्योंकि इन लोगों के पास खुद का टाइपराइटर लाने के लायक पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अलग अलग लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर देते हैं, बट स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं बनती। तब हर्षद अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उसको इन्वेस्टमेंट का ऑफर देता है, पर उसके फ्रेंड को हर्षद की बताई हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती और ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। हर्षद यहाँ अपने दोस्त को शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताता है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स छोटे प्राइस में स्टॉक्स को खरीद के उनको बड़े प्राइस पे बेच देते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में सबसे पहले आप शेयर्स को बेचते हैं और उसके बाद उनको खरीदते हैं। अब ये बातें हर्षद के फ्रेंड को समझ में नहीं आती, तो हर्षद उसको बताता है कि जो भी शेयर उसको चाहिए वो पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके ब्रोकर के पास अवेलेबल है। यहाँ हर्षद अपने दोस्त को एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि मान लो एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और तुमने अपने ब्रोकर से कह के वो 10 शेयर्स बिकवा दिए। अब तुमने उन शेयर्स को बिकवा तो दिया, लेकिन ये शेयर्स तुम्हें वापस अपने ब्रोकर को खरीदवाने भी तो होंगे और इस दिन के लिए तुम्हें 14 दिन मिलते हैं। इन 14 डेज में जैसे ही स्टॉक का प्राइस कम होता है तब तुम अपने ब्रोकर से कह के फिर से उन स्टॉक्स को खरीदवा सकते हो और इस तरह जो भी मार्जिन होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब उस शेयर की प्राइस फिर से 80 रुपए हो जाए तब तुम फिर से वो 10 शेयर्स खरीद के अपने ब्रोकर को दे सकते हो और इसमें जो मार्जिन 200 रुपए है वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। इसमें बीच में ब्रोकर का भी थोड़ा कमीशन लगता है। हर्षद उसको बताता है कि इसको ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। उसका दोस्त कहता है कि ये तो क्रिकेट में सट्टे लगाने की तरह है, जो टीम हारी आप उसमें पैसे लगाओ और अगर वो टीम हार गई तो आपका प्रॉफिट है। अब वो हर्षद से पूछता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ने की जगह कम हो गया तो उन लोगों को नुकसान नहीं होगा। तब हर्षद उसको बताता है कि अगर तुम्हें टीम की हिस्ट्री पता हो, प्लेयर्स के बारे में पता हो और पिच की कंडीशन के बारे में पता हो तो इसे सट्टा नहीं बोलते, इसको एक कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन बोलते हैं। हालांकि इस बंदे को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये हर्षद का भरोसा करके इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है। 6 महीने निकल जाते हैं और हर्षद को बस अपने घर वाले और दोस्तों से ही इन्वेस्टमेंट मिलती है। एक दिन प्रणव हर्षद से मिलने आता है। हर्षद प्रणव से कहता है कि वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी हर्षद से मिलवा दे। तब प्रणव हर्षद को कुछ नए लोगों से मिलवाने ले जाता है जो लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। प्रणव इस मीटिंग के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां हर्षद अपने और अपनी कंपनी के बारे में उन लोगों को बताता है। हर्षद उन लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए कन्विंस कर लेता है और उन लोगों से उसको बहुत सारा फंड भी मिल जाता है। वहीं सुचिता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट ज्वाइन करती है। पहले दिन वो अपने कलीग देवाशीष के साथ BSE एक नॉर्मल ब्रीफ के लिए जाती है। वहीं हर्षद का कुछ पैसा लो कास्ट में घुस चुका है और वो इस चीज के लिए थोड़ा परेशान रहता है। तभी अश्विन हर्षद को सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है और इन लोगों को इस काम के लिए और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है। उन्हें एक ऑलराउंडर प्लेयर चाहिए, जैसे रिंग में जाने का भी एक्सपीरियंस हो और ऑफिस संभालने का भी। अब यहाँ हर्षद अपने पुराने दोस्त भूषण को याद करता है जो कि एक जॉबर है। पहले तो भूषण हर्षद के ऑफर के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अंबाला के यहाँ से अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहता, पर हर्षद वहाँ उसे अपनी बड़ी बड़ी बातों से कन्विंस कर लेता है। बातों बातों में हर्षद उसको पार्टनर बोलता है तो भूषण को लगता है कि वो उसको सच में पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है और इस तरह भूषण उसकी बात मानकर वहाँ काम शुरू कर देता है। वो लोग अब उस काम चलाऊ ऑफिस को छोड़ के एक बड़े पॉश एरिया में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे हर्षद शेयर मार्केट में बड़ा हो रहा था और अब वो भी पैसों से खेलने लगा था और धीरे धीरे उसकी ये दुनिया बड़ी हो रही थी और अब खेल से ज्यादा उसकी नजर पूरे मैदान पे थी, क्योंकि जितनी बड़े उसके सपने थे उसके सामने पूरी रिंग छोटी पड़ने वाली थी। पर इस रिंग का रिंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि BSE का ब्लैक कोबरा, जिसको सभी लोग मनु मुंद्रा कहते हैं। उस टाइम मनु भाई के कहने भर से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था और देश की बड़ी से बड़ी कंपनी भी उनके डिसीजन से डरती थी। पर अगर रिंग में एक ब्लैक कोबरा है तो उसको टैकल करने के लिए एक मंगूस तो जरूर होता है और वही मंगूस था अपना हर्षद मेहता। हर्षद की लाइफ में अब सब बढ़िया चल रहा था। अक्टूबर 31, 1984 को जब हर्षद अपने घर में अपने बेटे के साथ कैरम खेल रहा था तभी उसको रेडियो से पता चलता है कि PM इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को इंडिया का PM बना दिया जाता है
और इस न्यूज से स्टॉक मार्केट में काफी असर पड़ता है। इस न्यूज के बाद ब्लैक कोबरा मार्केट क्रैश करने की कोशिश करता है। वो सारे ऊपर जाते हुए स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ करके नीचे लाने की पूरी कोशिश करता है। प्रणब भी राजीव गांधी के पीएम बनने से डर जाता है और अश्विन को बोलता है कि जितना भी पैसा मार्केट में है उठा लिया जाए, क्योंकि मार्केट सही में नोज डाइव करने वाला है और इस बार का क्रैश और भी बड़ा होगा। और हर्षद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो प्रणव को कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताता है, जैसे कि इंड्रारोल और स्पाइक्स जैसी कंपनियां। तब प्रणव उसको बोलता है कि देश में अभी दंगे चल रहे हैं, लोग गाड़ी चलाने की जगह गाड़ी जलाने की बात कर रहे हैं और इस टाइम पे वो पेट्रोलियम और ऑयल में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा। तब हर्षद उसको बताता है कि गाड़ी चलाने और गाड़ी जलाने दोनों में ही पेट्रोल लगता है और हर्षद बोलता है कि इसकी सेंटिमेंटल नहीं रियल वैल्यू देखो। हर्षद इनरोल पे लंबी पोजीशन लेके रख लेता है और तभी रिंग से भूषण का फोन आता है कि इनरोल आज बहुत नीचे जाएगा। हर्षद उससे पूछता है कि इनरोल को कौन कौन नीचे ले जा रहा है। तब भूषण उसे बताता है कि इन सब में कोबरा का हाथ है। भूषण हर्षद को बोलता है कि वो लोग थोड़ा लॉस उठा के बचे हुए पैसे को सेव कर लें, पर हर्षद का दिमाग यहाँ घूम जाता है और वो अपने सभी क्लाइंट्स को और जॉबर्स को एनरोल खरीदने के लिए बोल देता है। उसको जहां से भी जितना भी एनरोल मिलता है वो उतना खरीद लेता है। अब वो खुद रिंग में जाके प्राइस चेक करता है। वहां पे कोबरा के आदमी भी रहते हैं जो स्क्वायर ऑफ का वेट कर रहे हैं, पर हर्षद अपने सारे जॉबर्स को वहां पे जितना भी इनरोल का शेयर मिलता है सारा उठा लेने को बोल देता है। कोबरा के आदमी प्राइस गिनने का वेट करते हैं ताकि वो लोग स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट कमा सके, पर हर्षद पूरे गेम को पलट देता है और उसकी वजह से इनरोल का प्राइस 29 रुपीज से 47 रुपीज पे चला जाता है और इससे कोबरा का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कोबरा अपने आदमियों से पूछता है कि हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? तब वो लोग उसे बताते हैं कि हर्षद मेहता इतनी ज्यादा खरीदारी कर रहा था कि इनरोल का शेयर इतना ज्यादा ऊपर चला गया और इस बात से कोबरा थोड़ा भड़क जाता है और बोलता है कि वक्त आने पे वो हर्षद को देख लेगा। अब फरवरी 1986 में जब नए फाइनेंस मिनिस्टर के अगले साल का बजट निकला और यहाँ हर्षद ने भी 16 महीने तक बिना कोई बैकअप प्लान के बस इन्वेस्ट किया था। उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इनरोल और स्पाइक जैसी कंपनीज पे। हर्षद सरकार की लिबरल पॉलिसीज पर भरोसा करके इन्वेस्ट करता जा रहा था, लेकिन हर्षद ने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने उन पॉलिसीज को थोड़ा इग्नोर किया और इससे हर्षद को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब ऐसे वक्त में कोबरा ने हर्षद के फेवरेट स्टॉक स्पाइक को टारगेट किया और उसका प्राइस नीचे ले जाना चाहा, पर वो जानता था कि इससे हर्षद को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो यहाँ एक सीधी सी बात बोलता है, जब आप आदमी का काम खराब ना कर पाओ तो उसका नाम खराब कर दो। और वो उसके इन्वेस्टर्स से एक फेक न्यूज फैला देता है कि हर्षद ने स्पाइक में 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान कर दिया। कोबरा सोचता है कि इस झूठी न्यूज से सारे इन्वेस्टर्स स्पाइक को सेल करना शुरू कर देंगे और इससे स्टॉक का प्राइस नीचे तो आएगा ही आएगा, साथ ही में हर्षद का नाम भी खराब हो जाएगा। लेकिन हर्षद का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क रहता है और उसको कोबरा की पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। तब हर्षद एक काउंटर प्लान बनाता है और वो अपने सारे के सारे ड्यूज 14 दिन पहले ही क्लियर कर देता है। वो बीएसई की हर जगह जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वहां ये न्यूज फैला देता है कि उसने 14 दिन पहले ही अपने सारे के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। चाय वाले से लेके कैंटीन तक वो हर जगह मार्केटिंग करवाता है और ऐसे हर जगह उसी के बारे में बातें होने लगती हैं और कोबरा का ये प्लान भी फेल हो जाता है और यहीं से हर्षद मेहता को बीएसई का बच्चन टाइटल मिल जाता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज का अगला एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगा, तो उस चीज की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मूवी नार्को को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।